नमस्कार, मैं डॉक्टर मनीषा मिश्र, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, वसंता कॉलेज फॉर वुमेन, बीएचयू। आप सभी का स्वागत स्वयं के इस ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म में करती हूँ। आज हम अपने कोर्स पॉलिटिक्स इन इंडिया कंटेम्पररी इश्यूज के फर्स्ट मॉड्यूल चेंजिंग नेचर ऑफ इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम के फोर्थ सब यूनिट पर डिस्कशन करेंगे, जिसका शीर्षक है रीसेंट डेवलपमेंट्स। 2014 से लेके 2024 तक का कालखंड लिया गया है समकालीन जो परिवर्तन है उन पर विचार करने के लिए, और जो लगातार कुछ नए जो विकास के नए आयाम हम अपने सिस्टम में जोड़ रहे हैं उस पर हम चर्चा करेंगे। अध्ययन की सुविधा के लिए मैंने इस मॉड्यूल के सब यूनिट को 4 भागों में बांटा है। सर्वप्रथम हम 2014 से लेके 24 के बीच जो प्रमुख राजनीतिक विकास घटित हुए हैं भारत में उन पर चर्चा करेंगे। कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं का उदाहरण देते हुए उसका क्या असर पूरे विश्व की राजनीति पर पड़ा है, इस पर विचार मंथन करेंगे। विविध जो इस प्रकार की जो परिवर्तन आ रहे हैं हमारे राजनीतिक व्यवस्था से, उससे कौन कौन से नए अवसर उत्पन्न हो रहे हैं और हमारी व्यवस्था के सामने कौन सी नई प्रकार की चुनौतियां आ रही हैं, इसको समझने का प्रयास करेंगे। और अंततः आगे का हमारा कैसा रास्ता होगा और इसमें किस प्रकार से सुधार किए जा सकते हैं, जो भी समस्याएं हैं उन पर विचार करेंगे। अभी हाल के रीसेंट डेवलपमेंट की बात करते हैं तो ऐसे तो कई स्तरों पर घटनाएं घटी है, कुछ नए नए टेंडेंसीज डेवलप हुए हैं, पर कुछ प्रमुख सरकारी कदम है, नीतियां हैं, जिनका कहीं ना कहीं एक व्यापक असर पड़ता है, न केवल लोगों के जनजीवन पर बल्कि समाज पर और राष्ट्र पर। तो अभी अगर आप देखें तो 2014 से लेकर 24 तक में काफी परिवर्तन आया है। जैसे हमने इस मॉड्यूल की शुरुआत की थी तो हमने एक इंट्रोडक्टरी फॉर्म में समझा था कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था क्या स्वरूप है, एक विषय प्रवेश किए थे। फिर हम उसकी प्रकृति को समझने का प्रयास किए थे और उसके बाद हमने समझा था कि किस प्रकार हमारे यहाँ संसदीय प्रजातंत्र कार्य कर रही है और साथ में गठबंधन की राजनीति के युग में प्रवेश करने के बाद उसमें कौन कौन से परिवर्तन आए हैं। और ये समय हमारा जो 1989 से लेके 2014 तक का जो पीरियड था, ये पूरी तरह से आपका संसदीय प्रजातंत्र और गठबंधन की राजनीति पर आधारित व्यवस्था थी। 14 से लेके 24 के बाद जो एक नया ट्रेंड उभर कर आया कि एक बड़ी जो दलीय व्यवस्था है उसने क्या किया, एक दल के प्रभुत्व के साथ जो है गठबंधन की सरकार को स्थापित करने का नया एक रास्ता तय किया। और इसी के अंतर्गत हम देखते हैं कि सरकार का जो मेन फोकस रहता है वो आपका रहता है गवर्नेंस पर, सुशासन, सशक्त नेतृत्व, क्योंकि नेतृत्व एक बहुत बड़ा मुद्दा था सरकार के सामने विपक्ष को चुनौती देने के लिए, क्योंकि नेतृत्व के मुद्दे पर ही करिश्मातिक नेतृत्व जो है एक बहुत बड़ा विषय बन गया था आपकी चुनावी राजनीति के दौरान, विशेषकर 2014 में। और फिर चुनावी रुझान किस प्रकार से नए स्वरूप उभर कर आते हैं, और अभी के समय हम देख सकते हैं जिस प्रकार से तीसरी बार सरकार का गठन हुआ है तो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर भी फेल कर गया। 10 साल के बाद भी जनता ने अपना मैंडेट पुनः जो है एनडीए बीजेपी अलायंस को दिया। तो और हमारे जो नए प्रकार के ट्रेंड उभर रहे हैं इनका जो है हमें क्रिटिकल एनालिसिस करना बहुत जरूरी है, और साथ में जहां जहां रिफॉर्म की जरूरत थी कई नए सेक्टर्स में जो है रिफॉर्म्स को इनिशिएट किया गया। तो एक सबसे बड़ा जो शिफ्ट हम देख सकते हैं कि पहले की जो सरकारें थी उनका एक पॉलिसी में एक दूसरे तरह का अप्रोच था। अब एक पॉलिसी के लेवल पे काफी चेंजेस हुए और उसका एक काफी महत्वपूर्ण प्रभाव जो है समाज के हर तबके पर पड़ा। सरकार कहीं ना कहीं जो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था का जो उभरता हुआ स्वरूप है उसको नियमित तौर पर उसका परीक्षण कर रही है और उसके अनुसार ही स्कीम्स को ला रही है। अगर उन्हें लग रहा है कि हाँ एक यूनिटी देने के लिए हमें जीएसटी को लाना चाहिए तो जीएसटी को लाया जा रहा है, और अगर लग रहा है कि फार्म बिल का बहुत अधिक प्रोटेस्ट हो रहा है तो उसको वापस भी लिया जा रहा है। तो एक फ्लेक्सिबिलिटी को भी मेंटेन करते हुए गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज को अडॉप्ट कर रही है। साथ ही जो सब हमारे परंपरागत जो मुद्दे थे, जाति के आधार पर पोलराइजेशन,
पंथ धर्म के आधार पर लोगों को पोलराइज करना, वो सारे मुद्दों के स्थान पर अब जो है सबका साथ सबका विकास के आइडियोलॉजी के साथ सरकार आई है। और ये बहुत बड़ा जो शिफ्ट है हम बीजेपी के आइडियोलॉजी में देख सकते हैं, जो 1980-84 के बीजेपी से लेके अगर हम 2014-15 के बीजेपी के जो आइडियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव में जो हम और फोकस एरिया पर अगर हम बात करें, तो जो चुनावी मुद्दे में भी एक बहुत बड़ा जो है परिवर्तन देखने को मिलता है। अब हम आते हैं जो प्रमुख रीसेंट डेवलपमेंट्स हुए हैं, प्रमुख जो नवीन विकास हुए हैं, उनका क्या प्रभाव पड़ता है हमारे सिस्टम पर। सबसे पहले बात करेंगे धारा 370 को हटाया जाना, क्योंकि ये जो धारा थी वो जम्मू कश्मीर को एक विशेष दर्जा प्रदान कर रही थी, जिसको कि 2019 में हटाया गया। और इससे कहीं ना कहीं जो है जो एक लंबे समय तक उस क्षेत्र जो है आपके क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का एक हब बना हुआ था, उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने में एक बहुत बड़ी सहायता मिली। कहीं ना कहीं जो कश्मीर के लोग अपने आप को कटा हुआ समझते थे पूरे भारत से, अब वो भी अपने आप को भारत का एक निष्ठ भाग समझने लगे। और साथ ही जो जिस प्रकार से उसको एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में फिर से पुनर्गठित किया गया और भारतीय कानूनों के साथ उसको जोड़ा गया, इसका वहां की क्षेत्रीय राजनीति पर काफी दूरगामी प्रभाव पड़ा। और केंद्रीय जो प्रशासन है उसका वर्चस्व वहां स्थापित हो पाया। और सबसे बड़ी बात है, क्योंकि वो जो विशेष प्रावधान हट जाने के कारण वहां अब बड़ी कंपनियां निवेश करने लगी और वहां विकास के भी नए नए प्रोजेक्ट शुरू हुए। और जो सुरक्षा की जो स्थितियां थी, जो बहुत ही एक तरह से कमजोर थी, उसमें भी काफी बदलाव आया। और सर्वोच्च न्यायालय ने भी इस कदम को जो है सही ठहराया। कई सारी जनहित याचिकाएं भी दायर की गई थी इसके विरुद्ध, लेकिन सरकार के पक्ष का समर्थन करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट रूप से कहा कि हमें इस चीज को देश की एकता और अखंडता के साथ जोड़कर देखना चाहिए। और आप देख सकते हैं कि इससे रिलेटेड काफी न्यूज जो है आपके धारा 370 हटाए जाने के बाद आए। और इंटीग्रेशन के इस फैक्टर पर उस समय तत्कालीन आपके मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ जी ने ये स्पष्ट रूप से कहा कि ये एक टेम्पररी प्रोविजन था, और टेम्पररी प्रोविजन होने के कारण राष्ट्रपति को पूर्ण अधिकार है कि वो इसको हटा सकता है। और इसके लिए कोई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जरूरत नहीं है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तो हमारी ऑलरेडी 1957 में एक्सपायर कर गई थी। तो जितने भी इसको तर्क दिए गए सरकार के विरुद्ध में, उन सारे तर्कों को संवैधानिक आधार पर खारिज करते हुए इस निर्णय को सही ठहराया गया। अब बात करते हैं सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 में पारित आपका नागरिकता संशोधन अधिनियम एक तरह से जो प्रताड़ित अल्पसंख्यक है उनको संरक्षण प्रदान करते हैं, क्योंकि यहाँ पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के जो रिफ्यूजीज है, विशेषकर जो आपकी माइनॉरिटी कम्युनिटीज हैं, हिंदू हैं, सिख हैं, क्रिश्चियंस हैं, उन लोगों को ये राइट देता है कि अगर उनके अधिकारों का हनन होता है तो उनको भारत में जो है वो नागरिकता प्राप्त हो सकती है, और उसके लिए जो बहुत स्ट्रिक्ट टर्म्स एंड कंडीशंस है उसमें छूट दी जाएगी। इसको लेकर काफी विरोध हुआ, क्योंकि इसमें एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को शामिल नहीं किया गया था। लेकिन सरकार ने स्पष्ट रूप से इसका विवरण दिया कि हमने मानवीयता के आधार पर इस कदम को उठाया था, क्योंकि विभाजन तो एक बार ऑलरेडी ही पंथ के आधार पर हो चुका था। लेकिन अगर हम स्थिति की विवेचना करें, जिस प्रकार से हिंदू बांग्लादेश या पाकिस्तान या अफगानिस्तान में प्रताड़ित होते हैं, तो हिंदुओं के लिए तो कोई और राष्ट्र नहीं है। तो अगर उनका स्वयं का राष्ट्र अगर उनके लिए कुछ प्रावधानों में ढिलाई करता है तो इसमें क्या बुराई है। और इसी दृष्टिकोण को इस पर अधिक बल दिया गया, और इसको नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन के साथ जोड़ा गया कि जिसमें प्रॉपरली पूरा डिटेल होगा हर नागरिक का, जिससे कोई भी अवैधानिक तरीके से जो है भारत के भू क्षेत्र में निवास ना कर सके। और साथ ही जो भारत की जो एक शरणार्थियों के संबंध में जो नीति थी, उस नीति में भी काफी परिवर्तन आया। और राजनीतिक दलों में तो भले इस मुद्दे को लेकर परस्पर विरोधी विचार रहे हैं, क्योंकि सबके अलग अलग दृष्टिकोण थे। असम में इसको लेकर विरोध हुआ, भारत के कई क्षेत्रों में विरोध हुआ, दिल्ली में, असम में। लेकिन अगर हम इसकी गहराई में जाकर देखें, ये कई बार क्या होता है, चीजों को गलत तरीके से प्रस्तुत किया जाता है, उसकी गलत व्याख्या की जाती है।
तो या इस प्रावधान में कहीं भी विद्यमान लोगों की नागरिकता पर कोई प्रश्न चिन्ह या उसमें कोई कटौती नहीं की जा रही है। ये तो कुछ प्रावधानों को में रियायत देने की बात हो रही है, वो भी आपके जो 3 पड़ोसी राष्ट्रों के संदर्भ में है। तो इसमें कहीं भी इससे जो लोग नागरिक पहले से हैं, उनके अधिकारों का कहीं से भी हनन नहीं होता है। अब बात करते हैं फार्म लॉ और उसके प्रोटेस्ट की। इसके बारे में हम लोग डिटेल में हम हमारे मॉड्यूल 3 में किसान आंदोलन के अंतर्गत चर्चा करेंगे, लेकिन यहाँ हम संक्षिप्त रूप में देखें तो 3 जो प्रमुख कानून पारित हुए थे आपके कृषि से संबंधित 2020 में, उसका उद्देश्य था कि कृषि को आधुनिकृत करना। लेकिन इस के जो प्रावधान थे, इसके विरुद्ध किसानों ने एक साल तक लंबा प्रोटेस्ट किया और विशेषकर उनका जो मेन कंसर्न था एमएसपी को लेकर, न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर और कॉर्पोरेट कंट्रोल, यानी अगर आपके कॉर्पोरेट सेक्टर अगर पूरे कृषि पर कंट्रोल करने लगेगा, क्योंकि वो फिर कृषि को बिजनेस बना लेगा, तो किस प्रकार से गरीब किसानों के हितों का संरक्षण होगा। तो सरकार ने फिर 2021 में जो है ये कृषि कानून को वापस ले लिया और इसका एक दूरगामी प्रभाव जो था कृषिगत नीतियों पर पड़ा और कहीं ना कहीं भारत में जो किसान आंदोलन है उनको भी मजबूती मिली। और ये जो आंदोलन था ये दिल्ली के बॉर्डर्स में एक लंबे समय तक चला, जो किसानों की एकता का भी परिचायक बना। फिर बात करते हैं नए संसद भवन की, जिसको 2023 में जो है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के अंतर्गत इसका शुभारंभ किया गया और इसमें एक आधुनिक अवसंरचना के साथ ही आपके डिजिटल व्यवस्था को भी एकीकृत किया गया और कहीं ना कहीं ये हमारे प्रजातंत्र और प्रगति का एक सूचक बना, क्योंकि इसमें एक तो सीटों की संख्या और में भी वृद्धि की गई और इसका पूरा जो डिजाइन तैयार किया गया था ये भविष्य की जो गवर्नेंस की क्या क्या आवश्यकता है उसको ध्यान में रखते हुए किया गया। थोड़ा बहुत इसका जो विरोध किया गया, कंट्रोवर्सी हुई कि इसमें जितना खर्च लगा, जो समय लगा, उस बात को लेकर आक्षेप लगाए गए और कहीं ना कहीं विपक्ष ने इसका जो शुभारंभ किया जा रहा था उसका भी बहिष्कार किया। लेकिन अंततः इसकी जो पहली बैठक है ये सितंबर 2023 में हुई और कहीं ना कहीं सेंगोल के माध्यम से इसको हमारी जो प्राचीन न्याय दंड परंपरा के राजदंड के सिस्टम से जोड़ने का जो एक प्रतीकात्मक शुरुआत की गई, ये कहीं ना कहीं उसको स्थापित करना और हमारे कल्चरल के कनेक्टिविटी को इसके साथ जोड़ना, ये एक बहुत बड़ा कदम था। अब बात करते हैं एक राष्ट्र एक चुनाव की। यह प्रस्ताव इस उद्देश्य से लाया गया कि लोकसभा और राज्य स्तर की जो चुनाव है वो एक साथ हो, ताकि जो मैन पावर, मशीनरी और जो कॉस्ट लगता है वो ज्यादा ना लगे। और इसका उद्देश्य था जो चुनाव में जो खर्च हो रहे हैं उस खर्च को कम किया जाए और इसके लिए संविधान में जो है संशोधन की आवश्यकता थी। इसके लिए काफी विमर्श भी हुआ कि इसका क्या प्रभाव हमारी संघीय व्यवस्था पर पड़ सकता है। लेकिन एक आयाम ये भी है कि कहीं ना कहीं इससे जो प्रशासन है उसकी दक्षता में वृद्धि होगी। कुछ जो कंसर्न रीजनल पार्टीज के थे कि रीजनल पार्टीज का जो प्रभाव है वो कम हो जाएगा और अगर आप देखिए कि राज्य स्तर पर अगर एक सरकार स्थापित होती है और 2 साल के भीतर अगर सेंट्रल लेवल पे चुनाव होंगे तो फिर वहां पर चुनाव होंगे, तो प्रैक्टिकली इसको इंप्लीमेंट करने में क्या क्या बाधाएं आ सकती है इसको देखना बहुत जरूरी है। तो एक कमिटी भी स्थापित की गई जो कि इससे संबंधित हर बारीकी को देखे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस सुधार को महत्वपूर्ण माना और हम भविष्य में आशा कर सकते हैं कि इसको प्रभावी रूप से क्रियान्वित करने का प्रयास किया जाएगा सबकी सहमति के साथ और राष्ट्रीय स्तर पर जो है इस पर एक कंसेंसस बनाने का प्रयास सरकार करेगी। अब इस कॉन्टेक्स्ट में आप ये जो एक न्यूज आपका नेटवर्क 18 क्रिएटिव में प्रकाशित हुआ था, इस सिस्टम को आप इजीली समझ सकते हैं कि इसका मेन जो उद्देश्य था कि एक ही बार में जो है वोटर जो है वो वोट डालेगा आपके लोकसभा के लिए भी और लेजिस्लेटिव असेंबलीज के लिए भी। तो इससे पूरी स्ट्रीमलाइनिंग हो जाएगी इलेक्शन प्रोसेस की, खर्चे कम होंगे और जो पूरा प्रशासन पर एक जो दबाव पड़ता है उसमें भी कटौती होगी। अब आपका डिजिटल भारत के जो प्रयास है, नवाचार है, इनिशिएटिव है, इसकी बात करें तो 2015 में सरकार ने जो डिजिटल अवसंरचना है उसको मजबूत करने के क्षेत्र में काम करना शुरू किया, जिसमें इंटरनेट से हर सिस्टम को जोड़ने, इंटरनेट कनेक्टिविटी पर बल दिया गया, डिजिटल पेमेंट को काफी बढ़ावा मिला और
ये हमारे लिए बहुत गर्व का विषय है कि ऑनलाइन पेमेंट में, डिजिटल जो इस पेमेंट के प्लेटफॉर्म्स में अगर हम देखें, सबसे ज्यादा यूज करने वाला कोई राष्ट्र है तो हम हैं। तो आधार का जिस प्रकार से इंटीग्रेशन किया गया इस सर्विस के साथ, तो इसमें करप्शन के चांसेस को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश की गई कि आधार बेस्ड सर्विस इंटीग्रेशन को अपनाया गया। यूपीआई और जितने भी आप फाइनेंशियल टेक्निकल स्टार्टअप्स थे उनको महत्व प्रदान किया गया। रूरल अर्बन डिवाइड जो एक लंबे समय तक हमारे लिए एक चैलेंज था कि शहरी और ग्रामीण के बीच में जो एक विभाजन बना हुआ था, चाहे वो डेवलपमेंट के कॉन्टेक्स्ट में हो, चाहे वो टेक्निकल नॉलेज के कॉन्टेक्स्ट में हो, उन चीजों को कम करने का पूरा प्रयास किया। मोबाइल क्रांति के साथ सबको जोड़ा गया और उसी के साथ इंटरनेट के प्लेटफॉर्म्स स्ट्रॉन्ग जो आपके उसके सिस्टम्स को हर जगह इंटीग्रेट करने की कोशिश की गई। और साथ ही इससे जो है आपका पूरा ई गवर्नेंस मॉडल, जो पूरे शासन को जो पेपरलेस सिस्टम बनाने पर जोर दिया गया, क्योंकि ये तो हम सभी जानते हैं कि जो पेपर से जो है पर्यावरण का नुकसान पहुंचता है, क्योंकि आपके पेपर के लिए वनों की कटाई होती है, पेड़ों की कटाई होती है। तो अगर जहां पॉसिबल है पेपरलेस अगर ट्रांजैक्शन को बढ़ा दिया जाए, डिजिटलाइज्ड अगर हम सारे मैटर्स को सेव करके उसको रिपोजिटरी को यूज करेंगे, तो निश्चित रूप से इससे क्या है, आपके उसमें सिक्योरिटी का भी फैक्टर काम करेगा और साथ ही ये इको फ्रेंडली पर्सपेक्टिव से भी वर्क करेगा। तो पब्लिक सर्विसेज के साथ इसको कितना अधिक अच्छे से इंटीग्रेट किया जाए, इस पर बल दिया गया। तो कहीं ना कहीं जो यूपीआई के ट्रांजैक्शंस हैं ये हमारा लगातार बढ़ते गए और आज हम देख सकते हैं कि एक अशिक्षित रिक्शा वाला, एक गरीब ठेला वाला भी इस चीज के साथ अपने को जोड़ा है। जनधन योजनाओं के माध्यम से भी वो पहले अवेयरनेस उसने अपने अंदर लाया कि किस प्रकार इकोनॉमिकली वो इंडिपेंडेंट हो सकता है, और फिर इस स्कैन करके पेमेंट करने का जो ये चलन है, इसने कहीं ना कहीं जो है कैश को कैरी करने की जो चैलेंजेस है उसको भी कम करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब बात करते हैं अग्निपथ स्कीम की। अग्निपथ स्कीम 2022 में लॉन्च किया गया। ये विशेष रूप से जो सैन्य भर्ती के संदर्भ में था, एक शॉर्ट टर्म जो सर्विस जो है उस आपके युवा वर्ग से को इसमें देना पड़ता है और उनके लिए जो उनको 4 वर्ष का एक टेन्योर उनका होता है, उसके साथ ही उनके लिए एग्जिट का ऑप्शन होता है, उससे निकल भी सकते हैं। और इसका मेन कंसर्न जो था कि जो बर्डन था पेंशन का लगातार बढ़ता जा रहा था सरकार के ऊपर, तो उस पेंशन के बर्डन को कम करना था। तो इसके लेकर जो प्रतिक्रियाएं थी, हमारे जो डिफेंस के एक्सपर्ट्स थे उन्होंने मिलीजुली प्रतिक्रियाएं दी। कुछ लोगों ने इस नीति का काफी विरोध किया, लेकिन गवर्नमेंट ने इसको माना कि ये आधुनिकीकरण का एक हिस्सा है। इसका काफी विरोध बिहार और उत्तर प्रदेश में हुआ, लेकिन इस प्रकार की स्कीम्स कोई मैंडेटरी नहीं है। तो अगर इसको एक ऑप्शनल फॉर्म में अगर रखा जाता है तो निश्चित रूप से ऐसे स्कीम के जो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों एस्पेक्ट को देखकर जहां सुधार की जरूरत है वो सुधार के सजेशंस देने चाहिए। अग्निपथ स्कीम पर जो टाइम्स ऑफ इंडिया में न्यूज आई थी, इसमें जो एज ग्रुप लिया गया 17.5 साल से 21 साल की उम्र के बीच जो है, इस ग्रुप को ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी और उसके साथ ही उनको जो 1 ईयर का जो सैलरी पैकेज था वो 4,76,000 के अप्रोक्सीमेटली था और इसके साथ ही उनके अपग्रेडेशन के भी ऑप्शंस थे। और साथ ही इसमें आपके जो पूरा अग्निवीर के रिक्रूटमेंट का जो पूरा डिटेल में प्रोविजन बनाया गया कि किस तरह से ये स्कीम जो है इंप्लीमेंट किया जाएगा। अब बात करते हैं G20 की। G20 प्रेसिडेंसी जो है ये बहुत महत्वपूर्ण हमारा अचीवमेंट है, क्योंकि भारत ने जिस तरह G20 समिट को 2023 में उसकी मेजबानी की और भारत के वैश्विक नेतृत्व से पूरा विश्व परिचित हुआ। इसने भारत के जो सतत विकास की संकल्पना है इस पर बल देते हुए ही कैसे हम डिजिटल इकोनॉमी में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं, जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण संरक्षण संबंधित जो मुद्दे हैं उसमें साथ मिलकर काम कर सकते हैं, और कहीं ना कहीं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की जो विभिन्न राष्ट्रों के साथ पार्टनरशिप स्ट्रांग हो, इस पर बल दिया गया। और साथ ही नई दिल्ली का डिक्लेरेशन जो है अडॉप्ट किया गया। ये बहुत बड़ी बात है कि G20 में डिक्लेरेशंस को अडॉप्ट करने में काफी चैलेंजेस होते हैं, लेकिन यहाँ स्मूथली सारी चीजें होती है भारत के नेतृत्व में। और कहीं ना कहीं इसने भारत की जो कूटनीतिक दक्षता है उसको फ्रंट लाइन में लाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और इसमें अफ्रीकन यूनियन को भी G20 के साथ जोड़ा गया।
ये हमारे जो वसुधैव कुटुंबकम की संकल्पना है, एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य की संकल्पना पर भी ये बल देता है। और इसमें भारत की जो महत्वाकांक्षा है, भारत की जो नेतृत्व क्षमता है, उसको उभारने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई। और कहीं ना कहीं ये एक ऐसा मंच इसने प्रदान किया कि हर गांव, कस्बा, स्कूल, कॉलेज, हर इंस्टीट्यूशन इस चीज से जुड़ा। तो ये केवल दिल्ली की एक इवेंट बन के ना रही, पूरे भारत को इसके साथ कनेक्ट करने का प्रयास किया गया। अब बात करते हैं एक दलीय प्रभुत्व का। जिस प्रकार से बीजेपी का उद्भव होता है एक प्रमुख राजनीतिक बल के रूप में, तो और उसके साथ लगातार उसकी लोकसभा के चुनावों में जो एक सक्सेस रेट बनी रहती है, तो वो इसका एक बहुत बड़ा कारण था कि कमजोर विपक्ष होना। एक तो विपक्ष का स्पष्ट रूप से कौन नेतृत्व चेहरा है वो स्पष्ट नहीं था, और विपक्ष की पार्टियों में एकजुटता नहीं थी। तो क्षेत्रीय दल भी लगातार जो है अपनी प्रासंगिकता को सिद्ध करने के लिए स्ट्रगल कर रहे थे। कांग्रेस उस प्रकार से नेतृत्व नहीं प्रदान किया, तो नेतृत्व संकट से वो झेल रहा था। तो ये जो पॉलिसी बीजेपी की रही इस समय, तो उनकी पॉलिसी थी निरंतरता के साथ परिवर्तन को अपनाते हुए स्थिर सरकार को बनाए रखना। क्योंकि विदेश नीति के क्षेत्र में देखें तो आप 1950 से देखेंगे कि सरकारें बदलती है, लेकिन विदेश नीति में बहुत आमूलचूल परिवर्तन नहीं आता है। तो उसी नीति को कंटिन्यू किया जाता है, उसके थोड़े फॉर्म में चेंजेस कर दिए जाते हैं। और बीजेपी ने भी इसी कंसर्न से जो है एक तरह से वर्क किया, और कहीं ना कहीं एक जो पॉलिटिकल कंपटीशन का एक अभाव था, जिस वजह से भी उसको वर्चस्व स्थापित करने में एक सहायता मिली। और इसी के साथ ही उसने 2014, 2019 और 2024 लगातार इन तीनों चुनाव में जो है उसने जीत हासिल की। अब बात करते हैं करिश्माती नेतृत्व का। ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो कि उभर कर सामने आता है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी का जो नेतृत्व क्षमता है वो कहीं ना कहीं लोगों को अपील करने में काफी सफल रहा। और प्रत्यक्ष रूप से जिस प्रकार से वो जनता के बीच में जाके मिलते हैं, जनता से वार्तालाप करना, उनकी बातों को सुनना, और विशेषकर जो मन की बात कार्यक्रम रेडियो के माध्यम से, रेडियो के शो के द्वारा जिस प्रकार वो हर कोने कोने में हर लोग से कनेक्ट हुए, और साथ ही यूथ से कनेक्ट होने के लिए परीक्षा पर चर्चा जैसे कार्यक्रम आयोजित किए गए। ये कहीं ना कहीं लोगों को इस बात का एहसास दिलाना कि वो जनता के नेता है। तो ये सारी स्ट्रेटेजीज काफी सक्सेसफुल रही। साथ ही जिस प्रकार से सोशल मीडिया का प्रयोग किया गया एक प्रभाव को निर्मित करने के लिए, जनमत तैयार करने के लिए, वो भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी इन तीनों चुनावों में। साथ ही एक सशक्त नेता के रूप में उनको जो वैश्विक मान्यता मिली, उसने भी एक प्रमुख भूमिका निभाई एनडीए बीजेपी अलायंस की जीत में। और एक पर्सनल ब्रांडिंग जिस प्रकार से की गई चुनावों में, जो प्रचार हुए, और इस चीज को हम सब ने महसूस किया कि अगर एक लोकल म्युनिसिपैलिटी लेवल का भी चुनाव होता है तो वहां पर लोग नहीं जानते हैं कि लोकल रिप्रेजेंटेटिव कौन है, वो चुनाव भी मोदी जी के नाम से लड़े गए। तो ये जो पूरे एक ओवरऑल नेशन वाइड जो एक रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड करने का जो एक फैक्टर, लीडरशिप फैक्टर ने काम किया, इसने बहुत मजबूती से अपनी जड़ों को जमाया। और साथ ही जो एक सेंट्रलाइज्ड डिसीजन मेकिंग था कि सारे निर्णय जो है केंद्रीय स्तर पर लिए जा रहे थे, और उसी के बेसिस पर पूरा गवर्नेंस का मॉडल वर्क कर रहा था, ये भी एक पर्टिकुलर फीचर है। कहीं ना कहीं इस थोड़ी आलोचना भी इसकी की गई है कि कहीं ना कहीं ये आंतरिक प्रजातंत्र के अभाव को दिखाता है, लेकिन हम सब लोग इस बात को स्वीकार करेंगे कि मोदी फैक्टर जो है हर इलेक्शन में इसने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। युवाओं की राजनीति में जो प्रवेश है, इन्वॉल्वमेंट है, इस कॉन्टेक्स्ट में भी जो डेवलपमेंट्स हुए ये भी काफी महत्वपूर्ण है कि युवाओं का चुनावों में पार्टिसिपेशन बढ़े, इस पर जोर दिया गया और काफी पार्टिसिपेशन बढ़ा भी। खासकर जो यंग लीडर्स है, पार्लियामेंट में लगातार हम यंग लीडर्स की संख्या में बढ़ोतरी देख सकते हैं। इसका एक कारण ये भी है कि जो राजनीतिक सक्रियतावाद सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म में बढ़ा, उसमें युवाओं की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी। उन्होंने उस प्रभाव को अपने अनुसार प्रयोग करने का प्रयास किया, और जो कई मुद्दे पर जो है आपके स्टूडेंट्स ने मूवमेंट किया, प्रोटेस्ट किया, तो उनको भी एक अवसर प्राप्त हुआ राजनीति में प्रवेश करने का। और
कहीं ना कहीं जो गवर्नेंस के पूरे सिस्टम के बारे में अब लोग काफी जागरूक हो गए। तो ये बढ़ती हुई जागरूकता भी यूथ को इलेक्शन के साथ जोड़ने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। साथ ही आपके कुछ नए जो चैलेंजेस आते हैं, क्योंकि सबको तो अवसर नहीं प्राप्त होता है, कहीं ना कहीं एक बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं किसी को राजनीति में प्रवेश करने के लिए। तो राजनीतिक अवसर सबको मिल सके, इसको सुनिश्चित करना एक बहुत बड़ी चुनौती है। लेकिन कहीं ना कहीं जो ऐसी राजनीतिक आंदोलन हम देख रहे हैं लगातार उद्भव हो रहे हैं, जो कि युवाओं द्वारा उसका नेतृत्व प्रदान किया जा रहा है। जैसे कि शाहीन बाग का जो प्रोटेस्ट था, ये प्रोटेस्ट सरकार के नीतियों के विरुद्ध था, सीएए के विरुद्ध था, लेकिन ये प्रोटेस्ट जो था युवाओं द्वारा किया गया। तो ये दिखाता है कि अब जनता जो है मुखर रूप से राजनीति में सहभाग कर रही है, और भारत जो कि आपके युवाओं का राष्ट्र है, तो उनके युवा भी जो है एक्टिवली इन चीजों में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। फिर आपकी दक्षिणपंथी विचारधारा वाली राजनीति का जो उद्भव होता है, इसमें सनातन हिंदुत्व की विचारधारा जो है उसका प्रभाव काफी बढ़ा, और राष्ट्रवाद और सांस्कृतिक जो पहचान है इस पर काफी बल दिया गया। जो परंपरागत मूल्य है उन पर महत्व दिया गया। इंडियन नॉलेज सिस्टम को और डेवलप करने पर बल दिया गया, और आपके वामपंथी विचारधारा के कुछ मीडिया प्लेटफॉर्मों का भी उद्भव हुआ, और इसके आधार पर जो है पंथीय और सामाजिक नीतियों में भी काफी परिवर्तन हम देख सकते हैं। और कहीं ना कहीं जो मतदाताओं की जो वरीयता है उसमें भी एक राजनीतिक रूप से एक शिफ्ट हम देख सकते हैं। जैसे राम मंदिर संबंधी जो निर्णय आता है और उसका निर्माण होता है, इसका भी एक दूरगामी प्रभाव हमारी व्यवस्था पर पड़ा। अब बात करते हैं चुनावी सुधार और आपके पॉलिटिकल फंडिंग की। जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स की शुरुआत की गई, तो इसको गवर्नमेंट ने जस्टिफाई किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का इसके कॉन्टेक्स्ट में जो दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू था। साथ ही जो फंडिंग है, पार्टी फंडिंग में पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए सुधार पर काफी फोकस किया गया। साथ ही जो एक डोनेशंस दिए जाते हैं उसमें काफी अस्पष्टता रहती है, वो अस्पष्टता दूर हो इस पर भी बल दिया गया, और इस पर चिंता जाहिर की गई विभिन्न वर्गों द्वारा। राज्य जो है इलेक्शंस का खर्च वहन करे, स्टेट फंडिंग इलेक्शन जो है प्रमुख विमर्श का मुद्दा रहा, और किस प्रकार से चुनाव आयोग को और मजबूत किया जाए, उसके लिए नियमों में परिवर्तन लाया जाए, इस पर भी काफी बल दिया गया। और साथ ही जो डिजिटल वोटिंग के सिस्टम को क्या हम लागू कर सकते हैं कि नहीं, इस पर भी काफी डिस्कशंस हुए। और जिस प्रकार ऑपोजिशन ने भी डिमांड किया कि वीवीपैट की जो एक ट्रांसपेरेंसी को सुनिश्चितता की जाए, ये भी एक चुनौती का विषय रहा। सुप्रीम कोर्ट ने जिस प्रकार से निर्णय दिया इलेक्टोरल बॉन्ड्स के कॉन्टेक्स्ट में, वो निश्चित रूप से एक बहुत ही सकारात्मक कदम है। ये फ्लो चार्ट है, इसके माध्यम से अभी तक हम लोगों ने जितने भी डिस्कशंस किए हैं, आप इसको शॉर्ट में समझ सकते हैं कि कौन कौन से प्रमुख जो विकास हुए 2014 से लेके 24 तक, जिसमें गवर्नेंस, लीडरशिप, इलेक्टोरल ट्रेंड्स और रिफॉर्म जो है हमारे प्रमुख मुद्दे रहे। कौन कौन से डेवलपमेंट्स हुए और कौन कौन से नए ट्रेंड्स हमारे उभर कर सामने आते हैं, इन सबको जो है इसमें जिस्ट में रखने की कोशिश की गई है। ये आपके लिए गतिविधि प्रश्न है कि आप बताइएगा कि किस प्रकार भारतीय जो प्रजातंत्र है इसको हाल के राजनीतिक विकास ने प्रभावित किया है, और क्या आप ये मानते हैं कि एक प्रजातंत्र के लिए वर्चस्ववादी राजनीतिक दल क्या वो बेनिफिशियल होता है या हार्मफुल होता है, उसके लिए लाभकारी होता है या अहितकर होता है। अब इस पर अपने विचार जो है उसको पॉइंट्स बनाइएगा और नोट्स अपनी कॉपी में बनाइएगा। ये आपके लिए अतिरिक्त अध्ययन सामग्री है। ये वो लिंक है जिसके माध्यम से मैंने ये पीपीटी तैयार किया है। तो आप इन लिंक्स में जाकर इन सारे जो मेजर इश्यूज है रिसेंट डेवलपमेंट के, इनको और डिटेल में समझ सकते हैं। और आप ये जो रिसेंट डेवलपमेंट्स के कुछ पॉइंट्स है, क्योंकि एक शॉर्ट टाइम में हम सारे मुद्दों को कवर नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए इन साइट्स में जाकर आप और डिटेल में इन मुद्दों के बारे में जान सकते हैं और इसमें कुछ और मुद्दों को भी ऐड कर सकते हैं। नमस्कार।